और सुबह बखैर जनाब। अब आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर सदाकत से, जो कि विलिंग वेज के सीईओ हैं और बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। आज हम बात कर रहे हैं पार्टनर के अंदर अगर बुरी आदतें हों, शराब पीना या फिर इनफिडेलिटी। बहुत सारी ख़वातीन हैं तो मर्दों से, मर्द हैं तो ख़वातीन के साथ, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के शौकीन, और फिर उसके अलावा कोई भी और झूठ बोलना, गैम्बलिंग, काम ना करना, काम में दिलचस्पी ना लेना, नाकामियाँ बहुत सारी ऐसी जो कि उनके क्रेडिट पे हों और जिसकी वजह से फ़र्क पड़ रहा हो दूसरे पार्टनर को, बच्चों को, घर पे। तो ये तमाम आदतें जो कि किसी भी शख्स की शख्सियत का हिस्सा बन चुकी होती हैं, उनके ऊपर कैसे काम करना होता है और कहते हैं ना हम किसी को बदल सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे इन चीज़ों के साथ रहा जा सकता है, ये बातें आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सदाकत हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैंने बताया है, बदलना तो किसी को मुमकिन नहीं है, बदला जा सकता है? नहीं, खाली किसी को बदलने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि अगर शरीके हयात में कोई बुराई या बुरी आदत है जो कि शादी से पहले की है या शादी के बाद उभरी है, तो बदलना तो खैर बाद की बातें हैं, जो कि एक आसान काम नहीं है। उससे पहले तो यह है कि आप उससे कोप कैसे करें, यानी जो डैमेज किसी दूसरे के गलत रवैये से सामने आ रहा है, जैसे कि शराब नोशी या जुआ या सुस्ती, काहली, काम काज ना करना, परफॉर्म ना करना लाइफ में, जिम्मेदारियां ना उठाना या गुस्सा करना बेइंतहा। तो ये जो किसी के अंदर बुराइयां हैं जो कि शुरू में शरीके हयात का इंतखाब करते हुए पता नहीं चलती, तो जब ये बुराइयां शादी के बाद उभर के बहुत सामने आती हैं और वक्त गुजरता चला जाता है और बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, और तो इस पे जो रद्द अमल है, इसे कोप करना, इस सिचुएशन से जो कोप करना है, अगर वो सही तरीके से ना हो तो जो डैमेज ओरिजिनल लाइफ पार्टनर के की बद आदत का होता है वो शायद डैमेज कम होता है, लेकिन ये जो तरीका है कोप करने का या रद्द अमल देने का या उसे हैंडल करने का, इससे डैमेज जो है बड़ा वसी दूर तक। आपके नज़दीक इस तरह की चीज़ों से कोप करने का फिर सही तरीका क्या है? पहले तो गलत तरीका हमें देखना पड़ेगा कि जो गलत तरीका है लेकिन आम है यानी नॉर्मल है, वो क्या है। दो तरह के हैं, एक तो रोना पीटना और वावेला करना, दूसरा है सब्र करना, बर्दाश्त करना और खामोश हो जाना। दोनों में कुछ ना कुछ तकलीफ है। खप डालना, शोर शराबा करना, बदनामी करना, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में हर मिलने वाले को एक बावेला करके एक दास्तान सुनाना, उसके अंदर एग्जरेशन करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, ये सारी चीज़ें आखिरकार वो पता नहीं चलता कि हम जब अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो उसमें से कीचड़ का काफ़ी हिस्सा वापस फैमिली के बाकी मेंबर्स पे, बच्चों पे, उनके मुस्तकबिल पे भी कीचड़ पड़ता है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी कदम, जैसे हमारे लाइफ पार्टनर का या शरीक हयात का कोई कदम ख़ानदान की ज़िंदगी पर क्या असर डालता है, तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा रद्द अमल है, जो कि एक अमल ही होता है, तो रद्द अमल जो है उसको किस कदर बढ़ा देता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि कोई भी शख्स जब इस स्टेज पे आता है, यानी सब्र, बर्दाश्त, कोशिश करना कि अवॉइड किया जाए, इग्नोर किया जाए, लेकिन एक सैचुरेशन लिमिट और लेवल होता है ना, जहाँ पे जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर आकर कोई भी चीज़ है वो खोलने लग पड़ती है और वहाँ पे वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इंसानों का भी कोई एक ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पर आकर वो फिर उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरह से शायद वो जोन से, उस टाइम से नीचे कर सकते हैं। मैंने जिन भी लोगों को देखा है, अगर वो वावेला कर रहे हैं या बहुत ही सब्र की कड़वी गोलियां भी निकल रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने लॉन्ग सफरिंग हिस्ट्री होती है। वो ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, उसमें साल की कार्रवाइयाँ होती हैं। सो आप अब मुझे बताइए कि जब एक लंबे अरसे से ये सारा चक्कर चल रहा हो और इंसान जो है अपने तौर पे सब कोशिशें कर चुका हो और आप कह रहे हैं दोनों काम गलत हैं, तो फिर उसे असल में करना क्या चाहिए और कब से ये काम जो है वो शुरू होना चाहिए? कि सब्र करना, ये इसका एक मसला है कि फिर सब्र की एक हद होती है, यानी पैमाना सब्र लबरेज ज़रूर होता है। आप अगर अपने अंदर बातों को रखते हैं तो फिर आप फट पड़ेंगे, और अगर आप सब्र करने की बजाय पहले ही फट पड़ेंगे तो फिर नेचुरली उससे मामलात और ज़्यादा बिगड़ेंगे। बात यह है, सब्र करना या वावेला करना या रद्द अमल देना ये मसलों का हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मसलों का जो हल है, ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर लोग हैं वो हमेशा हल की तरफ जाते हैं, और हमेशा आप देखेंगे जिन घरों में ये मसाइल होते हैं, मसाइल तो खैर सभी घरों में होते हैं, लेकिन जिन्हें हैंडल नहीं करना आता फिर जिनका
दुनिया तमाशा देखती है, वो हल तो ये कैसे वो होते होते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर लोग होते ही नहीं। अच्छा, अगर एक प्रॉब्लम सॉल्वर और दूसरा ना हो तब भी मसला हल हो जाएगा? फिर भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली एक तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसका रोल है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और अब दूसरा अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उससे तो मसला हल होने का काफ़ी इम्कान होगा। लेकिन अगर एक बंदा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और दूसरा बंदा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक नई तरह का, तो उस घर में पहले एक प्रॉब्लम था, अब 2 प्रॉब्लम हो गए। अच्छा, अब जब एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करेगा और एक प्रॉब्लम क्रिएटर का काम करेगा, तो जो सॉल्वर है उसने क्या क्या करना है? सॉल्वर को सबसे पहले तो देखना चाहिए कि जिस चीज़ को वो किसी बुरी आदत के तौर पर देख रहा है, तो वो बुरी आदत जो है वो कैसे हटाई जाए। क्या दूसरा इरादा कर लेगा तो वो आदत बदल जाएगी? क्योंकि हम समझते हैं कि दूसरा जिस बुरी आदत में मुब्तला है, अगर वो आज शाम फैसला कर ले तो वो उस बुरी आदत में से निकल जाएगा। जैसे गैम्बलिंग की आदत है, या शराब नोशी की, या और जो बहुत बहुत बुरी आदतें हैं, पुरानी आदतें हैं, जिनको हम एडिक्शंस कहते हैं, एक्चुअली इल्लतें कहते हैं जिनको हम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो क्या सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या दूसरा शख्स इस बात पे कादिर है कि वो आज शाम अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा। क्योंकि एक जो शरीक हयात है जो एक सही ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका ये वहम होता है कि मेरा पार्टनर मुझे जानबूझ के तंग करने के लिए, ऑन पर्पस मेरी ज़िंदगी को हराम करने के लिए ये सब कुछ करता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। केयरलेसनेस जो है, गैर जिम्मेदारी, जबकि एक शख्स को पता हो कि उसे एक जिम्मेदार और मोहतात रवैया अडॉप्ट करना चाहिए, और वो जानबूझकर वो जिम्मेदार रवैया जो है अडॉप्ट ना करे, और बारहा ऐसे हो कि वो ना करे, तो डॉक्टर साहब आप उसे फिर जानबूझकर ये काम नहीं करता? वो इस हद तक यूजुअली लोग जानबूझ के काम नहीं करते। बुरी आदतें इस वजह से डेवलप होती हैं कि अच्छी आदतों के बारे में कभी सोचा नहीं जाता, अच्छी आदतों के बारे में मंसूबाबंदी नहीं की जाती, जिन्हें हम कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, जो लाइफ गुजारने के लिए कारआमद आदतें होती हैं। तो अब जब इतना अरसा डॉक्टर साहब गुजर चुका हो और एक बंदा जो है वो पूरी तरह इंडल्ज हो चुका हो मामलात में, तो क्या तब भी इस तरह की बातें करने से वो उसको वापस लाए ला सकता है, या फिर सिर्फ फर्क यही पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो ज़रा चीज़ों को एक्सेप्ट कर जाएगा, वो ज़रा चीज़ों को इतना, उसके लिए इतना कोई मसला है बहुत ज़्यादा, जो उससे पहले बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आता है, ज़रा छोटा पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी फैमिली मेम्बर बुरी आदतों में आपको मुब्तला नज़र आता है, तो आप ये तसव्वुर कभी भी ना करें कि किसी दिन सुबह या शाम को वो यकसर बदल जाएगा और उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा हो जाएगा, चाहे वो जितने भी वादे करे, चाहे वो कितनी भी कस्में खाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रोसेस जो आदतों में, बुरी आदतों में मुब्तला होने का जो प्रोसेस है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम इंसानों में होता है कि जब हम अच्छी आदतें नहीं सीखते, जो कि बहुत कम इम्कान होता है कि हमारी नशो नुमा में इस तरह का पहलू शामिल हो कि हमें अच्छी आदतें बाकायदा सिखाई जाएँ। दुनिया में अब बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है कि शुरू से ही बच्चों को ऐसी आदतें सिखाई जाती हैं कि आगे जाके सवाल ही पैदा ना हो कि कोई नशे में पड़े या जुआ खेले या इनफिडेलिटी में जाए। लेकिन ऐसे खुशकिस्मत जो इलाके हैं या जो जगह हैं जोग्राफियाई, वो बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स हैं। नहीं, यहाँ भी हैं आपके लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी अब ये प्रोसेस हो रहा है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनमें यकीनी तौर पर ये चीज़ें शामिल की गई हैं। मैं बात ये कर रहा था कि पहले हमें ये तवक्को कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दर हकीकत हम एक वादे के लिए बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि कोई हमसे वादा करे, कोई हमसे कसम खाए। हमें यकीन होता है कि अगर कोई शख्स, जैसे कहते हैं ना, वर्ड्स, डू आई हैव योर वर्ड्स, उसका मतलब ये है कि क्या आप अपनी बात पे कायम रहेंगे। और इंसानों के दरमियान बातचीत जो है उसी के जरिए से पता चलता है ना कि आपने दूसरे इंसान के साथ कैसे करना है, वो क्या चाह रहा है, और आप आगे आने वाले दिनों में उस इंसान के साथ मामलात कैसे चला सकते हैं, क्योंकि वो ज़बान से अपनी इकरार करता है, आपको बताता है कि चीज़ें जो है वो क्या होंगी। देखिए, जब जान पे भी बनी होती है ना, लोग दिल के दौरे के बाद अस्पताल से रुखसत हो रहे होते हैं और डॉक्टर उनको सादा सी बातें बता रहा होता है कि अब आपने सिगरेट नहीं पीना, नेचुरली आपको दिल का एक और दौरा ख़तरनाक हो सकता है, या आपने वॉक करनी है, आपने घी वाली चीज़ें नहीं खानी, तो 7% लोग अमेरिका में डॉक्टर की हदायत पर अमल करते हैं। सिर्फ मैं पाकिस्तान के चूँकि अदाद शुमार नहीं है, तो 7% अगर अमेरिका में उस पर अमल करते हैं, जब जान पे बन गई होती है तब भी, जब बिल्कुल आपको पता होता है कि डॉक्टर कह रहा है कि अगला दिल का दौरा आपके लिए जानलेवा साबित होगा, बिल्कुल सही। तो ऐसे में जो बहुत
मज़े के काम हैं, बज़ाहिर थ्रिल आती है जुआ खेलने से या कंप्यूटर पे बैठे रहने से या दोस्तों के साथ गपशप करने में, या और कोई जो इनफिडेलिटी का मामला है जो एक कशिश रखता है, तो ये सारे मामलात के बारे में हमें फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक वादा किसी काम का है। इसका मतलब है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, आप भी इत्तेफाक करते हैं इसे। नहीं, हेरा फेरी नहीं, चोरी से भी जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, तंजीला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक फराबा जी, पहले तो मैं ये कह रही हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम इतना पसंद है ना। अच्छा, बहुत सवाल शुक्रिया। का बताना तो मुझे फजूल ही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या कहा उन्होंने? समझ उन्होंने कहा कि प्रोग्राम आपका इतना पसंद है कि इतना पसंद है कि बार बार बताना फजूल है। अच्छा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी तंजीला, ये मैं डॉक्टर सदाकत से बात करनी थी। हाँ जी ये मेरा भांजा है, 11 साल उसकी उम्र है जी। इतनी जिद करता है, हमने उसे साइको डॉक्टर को भी दिखाया है, लेकिन प्यार से समझाया है, मार से कुछ नहीं, ऐसे बदतमीजी से बात करता है। डॉक्टर ने उसे वो मेडिसिन दी थी, उससे वो सोता रहता था, फिर उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होती थी। ये शुरू से ही उसकी आदत, बाज लोगों के बोलने का तरीका ऐसा होता है, या फिर अब आके आपको लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा हो गया है? नहीं फराबा जी, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे इंतहाई बदतमीज हो रहा है ना, उस पे प्यार असर करता है। कोई भी बहुत परेशान है उसकी अम्मी ना। अच्छा, तो मुझे अब्बू परेशान नहीं है, सिर्फ अम्मी परेशान है? नहीं, अब्बू इस चीज की केयर नहीं करते, बस अम्मी ही। बस यही फिर मसला है उसका। और इसी अम्मी के पास ही रहते हैं ना वो फिर। अच्छा, तो जब अब्बू वो कहाँ बता होते रही हैं? थी कि उन्होंने किसी साइको डॉक्टर को दिखाया है। नहीं, उसका साइको इलाज करवाया। अच्छा, बात यह है कि अच्छा, वो पता है आपको डॉक्टर साहब, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं ना, सबके मैंने नाम साइको डॉक्टर करके रीड किया। अच्छा, बात यह है सिंपल सी कि वो बच्चा जो है समझ गया है कि उसकी बात मानी जाती है जब वो जिद करता है, क्योंकि जब वो जिद करता है तो उसकी बात मानी जाती है, तो वो अनकॉन्शियसली लर्न करता है कि मुझे जिद करनी चाहिए। जब वो जिद से भी बात नहीं बनती तो फिर वो दूसरा टूल उसका है कि वो बदतमीजी करता है, तो उसकी बात मानी जाती है। तो अगर माँ बाप थोड़ा सा इस्तेकाम के साथ खड़े रहें और नाजायज, जी बाप नहीं है, उन्होंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, माँ ही बाप है। अगर बाप है भी तो वो अपना रोल अदा नहीं करना, दैट आल्सो मींस कि वो नहीं ये है। एक और भी आसान चीज़ है, क्योंकि जब दो मुल्ला में मुर्गी हराम होती है, तो फिर जब एक पेरेंट होता है तो उसका पूरा इख्तियार तो होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बात यह है कि वक्ती तौर पर अपने सुकून के लिए बच्चों की जिद नहीं माननी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोई जायज़ बात है तो फौरन मान ले, सही। अगर आप समझते हैं कि नाजायज़ बात है तो फिर बच्चा जो चाहे कर ले, फिर कभी भी नहीं। डॉक्टर साहब, इसे थोड़ा सा इस एंगल से एड्रेस कीजिएगा। एक बच्चा जिसनल नीड्स पूरी नहीं है, जो उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और शायद उसकी इस नीड को दूसरे लोग समझ भी नहीं पा रहे और एड्रेस भी नहीं कर रहे, और उसकी एक बड़ी बेसिक नीड है कि माँ बाप दोनों उसे इस दुनिया में लाने में जो है वो थे, क्या कह रहे हैं, जिम्मेदार थे। अब उनमें से एक नहीं है, जबकि वो बाकी फैमिलीज में उस यूनिट जो है कंप्लीट देखता है। हो सकता है उसके अंदर इस चीज़ का कोई रिएक्शन जो है वो एग्रेशन की सूरत में या फिर बदतमीजी की सूरत में निकलता हो, वो किसी को जिम्मेदार ठहराता हो, वो किसी से इस बात पे उसको समझता हो कि उसने उसके लिए ये महरूमी उसकी ज़िंदगी में उस बंदे की वजह से है, या दूसरे लोग इस महरूमी को कोप करने में उसकी मदद नहीं कर रहे। इस तरह के बच्चों को देन फिर कैसे हैंडल करना है? एक बहुत बड़ी गलती है कि बच्चे की ज़िंदगी में अगर बाप नहीं है, यानी कोई महरूमी है, तो कोई खिलौना बाप की जगह ले लेगा या कोई चीज़ बाप की कमी को दूर कर देगी। तो ऐसा नहीं होगा। यानी आप देख लें कि जिस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट समझ रहे हैं बच्चे की उस महरूमी का, क्या वो सब्स्टिट्यूट है? अगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस तरह मामलात को हल करने की कोशिश ना करें, बल्कि सिंपल सी बात यह है कि आप अपने जहन में सोचें कि बच्चे ने जो भी डिमांड आपसे की है तो क्या वो जायज़ है, तो वो पूरी कर दें। बच्चे से बात क्या करें, उससे कैसे, उससे क्या डिस्कस करें, उससे कैसे समझाएं, उसे क्या समझाएं कि वो ओपन अप भी हो, वो शेयर भी करे, उसके एग्रेशन का वो खुद बताए कि उसे क्यों गुस्सा आता है या वो क्यों बदतमीजी कर रहा है। बच्चे या बड़े बाजू का इतने क्लोज हो जाते हैं कि हमें ये भी पता नहीं चल पाता कि वजह क्या है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। माँ या बाप बच्चे से बात करते हुए उसके जज्बात के बारे में बहुत कम पूछते हैं। मसलन ऐसा बहुत कम पूछते हैं कि क्या आप अपसेट हो, क्या आप परेशान हो, क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही, क्या आपको गुस्सा महसूस हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मैं आप पे जबर कर रहा हूँ या ज़्यादती कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी कोई ज़िद में हूँ या कुछ ऐसा, आपको क्या महसूस हो रहा है।
तो जब बच्चे के एहसासात आप पूछेंगे, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो बड़ी कमज़ोर होती है, हम चीज़ों के लेने देने के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम सब फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। और हम समझते हैं कि अगर फीलिंग का इजहार कोई करता भी है तो हम उसे स्नब करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ड्रामा ना करो, और अगर कोई रोता है तो हम उसको भी रोने से मना करते हैं। तो ऐसा करना मेरे ख्याल में जुल्म है कि किसी की फीलिंग्स को स्नब कर दिया जाए। फीलिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, ट्रैफिक की तरह। आपकी तरफ से जो इनको मशवरा होगा वो यही है कि वो कोशिश करें कि बच्चे के साथ अपना कम्युनिकेशन, अपनी बातचीत जो है, अपनी बातचीत माँ या जो भी जिससे वो ज़्यादा कुर्बत है जिसकी, वो उससे बातचीत करके कोशिश करे जानने की कि बुनियादी तौर पे वजह क्या है उसके गुस्से की। और अगर कोई और ख़ास वजह नहीं है और सिर्फ किसी भी जो आप कह रहे हैं एक एलिमेंट है कि उसे लगता है कि ज़िद से ही बात मनवाई जा सकती है, तो फिर कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़रा दूसरे पैटर्न पे डालें कि जब वो ज़िद ना करे तब उसकी बात मानी जाए, बनिस्बत जब वो ज़िद करके अपनी बात और मनवाए। दूसरा, बच्चों की जो फिज़िकल तवानाई है और उनकी जो इंडिपेंडेंस है या जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो आजकल रवाज है ना, बच्चों को पोजेस कर लेना, बिल्कुल हिलने नहीं देना, घर से निकलने नहीं देना। कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी अमेरिका में, जो कि अब 65 इयर्स के हैं, और उन्होंने अपनी 8 साल की उम्र का एक किस्सा मुझे सुनाया कि जिसमें वो कई मील का उन्होंने 8 साल की उम्र में सफ़र तय किया। एक मेले में गए थे वो, जो कि 4-5 मील दूर था, और उस मेले में जाके उनका इरादा था कि अपनी माँ के लिए कानों की बालियाँ ख़रीदेंगे, और बालियाँ ख़रीदने की बजाय वो वहाँ जुए का एक स्टॉल था जिस पे वो उन्होंने अपने $6 जुए में हार दिए। अच्छा। और वो कर करा के शाम को जब पैदल वापस आ रहे थे, क्योंकि अब कोई उनके पास किराया वराया भी नहीं था, तो उनके इलाके के एक दूध वाले ने ट्रक पे उनको लिफ्ट दी। और यानी आप कह रहे हैं कि हम भी ये सारी दास्तानें दोहराएं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उससे जो सवाल किया वो ये था, 8 साल की उम्र में ये सारी खजल खुआरी करते थे? कर चुके थे। कहते हाँ, उस ज़माने में कोई ऐसा मसला नहीं था कि कोई ख़तरा होता था बच्चों को, या वालिदैन उनको पकड़ के रखते थे। तो 8 साल का बच्चा उस ज़माने में काफ़ी घूम फिर आता था। फिर मुझे अपना याद आया कि 11-12 साल की उम्र में हम भी सारे शहर तो हम कादिर नहीं है, और ये चांस बहुत बड़ा चांस है कि जाओ बेटे, अगर वो खुदा न खास्ता वो अगला बंदा तुम हो, ये बड़ी मुश्किल बात है वालिदैन के लिए, जिनका कुल पूंजी और असासा आजकल हालात और वाक़यात, जहाँ पे अगवा बराए तावान से लेकर लोगों की केयरलेस ड्राइविंग तक, और वहाँ से लेकर तो झूले तक टूट के गिर जाते हैं यहाँ पे, पता है आपको। और तो आप कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी इतनी एक कीमती एसेट के नहीं साथ? कर सकते। मैं ना सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बच्चों को कहें कि सारे शहर में घूम के आएं, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में ही दे छोड़ें, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं, कैरी पैटरसन उनका नाम है, सही। तो बहुत बड़े ऑथर हैं। क्या घर में डॉक्टर साहब जिम्मेदारी देना उस चीज को कॉम्पनसेट कर जाएगा जो बच्चे को बाहर मिलता है, जो थ्रिल, जो एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा करता है। उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ़ा छुट्टियाँ हुई और मैं घर में बार बार अपनी माँ को आके कह रहा था कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। माँ ने बहुत सारे बर्तन मेरे आगे रख दिए कि चलो ये दो, तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। चले गुड। सही। तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम घरों में माँ कर सकती है, तो बच्चा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। फरा, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। थैंक यू सो मच सोबिया, गॉड ब्लेस यू। नॉट वंस। थैंक यू। दूसरी बात ये कि डॉक्टर सदाकत बैठे हैं जी, काम देना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम। और दूसरा ये कि माशाल्लाह उनकी बातें आजकल के जमाने में जो हम मिस करते हैं बुजुर्गों से, इर्द गिर्द के लोगों से, वो उनके लहजे में और उनकी बातों में बहुत होता है और बहुत समझ आती है उनकी बातों से। ग्रेट जी। दूसरा बात मैं उनसे कहना चाह रही हूँ आज के टॉपिक के बारे में, जो ये कहना चाह रहे, हमें समझा रहे हैं कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप में हमें बर्दाश्त करना चाहिए, चेंज करने की अपने आप को एटलीस्ट हम कोशिश कर सकते हैं जी। लेकिन जब हम कोशिश कर रहे होते हैं और हमारा पार्टनर हमें इनकरेज नहीं करता और हमें इर्द गिर्द के लोग भी ये बार बार कहते हैं जो तुम नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते, हमारी यानी कि 10 दफा की अच्छी कोशिश के बाद एक गलत कोशिश अगर हो जाती है तो उस पर भी हमें कहा जाता है तुम तो वैसे ही रहोगे। तो ऐसी कंडीशन में हम खुद को कैसे समझाएं? बिल्कुल सही, ताकि हम डिस्करेज ना हो। बिल्कुल सही, आप साथ रहें। बहुत ही अहम नुक्ता उन्होंने बताया। पहली बात तो यह है कि हम बर्दाश्त करने की तलकीन नहीं करते।
हम अच्छे तरीके से बात करने की बात करते हैं। सही, यानी आपने बर्दाश्त को शुगर कोट कर दिया। नहीं, शुगर कोट नहीं है। देखिए, शुगर कोट करने का बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि आप दिल में रख के चेहरे से ये जाहिर करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, आप प्रिटेंड करते हैं कि ये सब तो आप मामला झूठ ठीक बोलते चल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त का मतलब है कि आप बताते हैं जिस हद तक बताना नहीं, जरूरी ये है। बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त का मतलब वही है जो मैंने पहले आपको अच्छा। अर्ज किया। असल बात यह है कि जब हम बताते हैं कि आपकी ये चीज़ जो है ये मुझे तकलीफ़ देती है और ये 1 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो जाता है और फिर आप बिल्कुल नॉर्मल चेहरे पे तासुरात रखते हुए ज़िंदगी के दूसरे मामलात में जो आपका इंटरेक्शन है उसको ख़राब नहीं करते। यानी अगर आपको गिला शिकवा शुमाल की जानब है तो जुनूब को ख़राब नहीं करते, किसी और चीज़ को ये नहीं करते। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि हमारे पास लोग आते हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला होता है, तो वो चाहते हैं कि वो ठीक ठाक हो जाए। तो मैं उन्हें एक कहता हूँ कि जब आप एक अपने फैमिली मेम्बर को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं तो मैं आपको भी कोई पर्सनल गोल देना चाहता हूँ कि ये आप कहते हैं कि कब ठीक होगा, तो मैं बताऊँगा कि जब आप अपने उस पर्सनल गोल में कामयाब होंगे। जैसे रिसेंटली एक अमेरिका से हमारे पास इलाज के लिए पाकिस्तानी कोई लड़का आया था, तो उसके वालिद को मैंने पूछा कि आपका कोई पर्सनल गोल हो सकता है। उन्हें समझ में नहीं आया। फिर मैंने कुछ पूछा तो पता चला कि उनको डायबिटीज़ है और उनका हीमोग्लोबिन A1C 13 है, जो कि एक्चुअली 5.5 होना चाहिए और ड्रास्टिकली उनकी डायबिटीज़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो मैंने कहा हम इस बच्चे पे मेहनत करते हैं, साथ आपको भी कुछ तरीके सिखाते हैं, हेल्प देते हैं, बाकी आप अपने डायबिटीज स्पेशलिस्ट से मदद लें वहाँ अमेरिका में, क्योंकि स्काइप पे काउंसलिंग हो रही है। बिल्कुल सही। और आप अपने पे काम करें, आपको लग पता जाएगा कि कितना आसान है। आपको लग पता जाएगा कि एक डायबिटीज में जिसमें सिर्फ आपको मिठाई पे और मीठी चीज़ों पे और खुराक के कुछ पहलुओं पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करना है, तो आप अपने बच्चे शाकिर का एक बड़ा मशहूर शेर है ना, जो रोना क्या पता नहीं क्या सराइकी का मुझे अक्सर भूल जाता है, उसका मतलब ये है कि रोना अगर इतना आसान है तो तू रो दिखला पता लग है ना। हाँ। ये तुम रो के दिखा दो। जब भी हम किसी बच्चे को हम कहते हैं कि तुम पढ़ते क्यों नहीं, तुम जल्दी सोते क्यों नहीं, और तुम ये क्यों नहीं करते, और तुम फलां दोस्त को छोड़ते क्यों नहीं, और ये सारी बातें हम कहते हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी पे गौर करते हैं? अच्छा, लेकिन सुबिया का सवाल थोड़ा सा इससे जरा ट्विस्ट लिए हुए था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जवार का भी एक सवाल आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवार? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आप जी ठीक हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, होपफुली आप भी ठीक होंगे, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह, प्रोग्राम तो मैंने अभी आप ऑन किया तो डॉक्टर साहब को देखा, मैंने फौरन कॉल मिलाई। चले, क्या पूछना चाह रहे हैं? बात कर लूं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, अब माशाल्लाह टॉपिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पे एक बात करना चाह रहा हूँ कि हम अगर दूसरों से जो उम्मीद रखते हैं पहले हम वो अपने आप में पैदा करें। हम भी अभी वही कह रहे थे। आप तो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या बात है आपकी। हाँ, तो आप बड़ा जबरदस्त। एक मेरा और मसला है जी। हमारे 2 बच्चे हैं जी, वो स्पेशल बच्चे हैं। अच्छा। बोलते सुनते नहीं है ना। ईमान फातिमा है 11 साल की जी, और मोहम्मद अली अब्बास है 4 साल का जी। तो स्कूल जाते हैं, सही। लेकिन ईमान फातिमा है ना, वो थोड़ी सी ना जिद्दी है। अच्छा, ठीक है। अब हैंडल तो हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की जिद पे ठीक है, जिद पे हम आपको अभी बताते हैं कि बच्चों की जिद जो है उसको हैंडल कैसे करना है। नहीं, कुछ और भी कहना चाह रहे हो? नहीं, हेलो, जिद के अलावा कोई और प्रॉब्लम आप कहना चाह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी, हम रुकेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हो रही है आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जो जरा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। 2 सवाल हमारे पास इकट्ठे हो गए। सोबिया का जो सवाल था उसमें उन्होंने कहा कि जब हम कोशिश करते हैं कि बेहतर हो, 10 दफा अगर हमने सही काम किया हो उसको कोई नहीं जानता गिनता, 1 दफा गलत हो जाए तो उसका हमें ताना दिया जाता है। और दूसरा जो सवाल था हमारा जवार साहब का, वही कह रहे थे कि बच्ची डेफ है लेकिन जिद करती है, साथ ये बोल भी नहीं सकती। तो फिर आप पहले सोबिया को बताएं। पहला तो ये है कि ये बिल्कुल आम बात है कि एकदम से हम अगले को डीमोटिवेट कर देते हैं, उसकी कोशिशों पे पानी फेर देते हैं।
बहुत मुश्किल होता है। ये पहाड़ की चोटी सर करने के मुताबिक है कि अगर कोई आप अपनी बद आदत को बदल रहे हैं और बीच बीच में आप स्लिप होंगे, बीच बीच में आप दुनिया को मौका देंगे कि वो फिर उंगली उठाएं, क्योंकि उन्हें आदत सी पड़ी होती है उनको भी उंगली उठाने की, और वो इस ताक में होते हैं कि बहुत दिनों से इसने मौका नहीं दिया हमें उंगली उठाने का, तो वो फिर उंगली जरूर उठाते तो है ना गालिब का दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम जार जार, कोई हमें सताए क्यों। अब करें क्या फिर? सबसे पहली बात यह है कि जो शख्स किसी जिद्दोजहद में हो, रिकवरी की जिद्दोजहद में हो, बहाली चाहता हो, तो उसे अपना रिटन ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि उसे पता चलता रहे कि उसकी प्रोग्रेस क्या है। वो महज लोगों के फीडबैक पे तकिया ना करे। अगर 10 दफ़ा किसी, जैसे कोई डाइटिंग कर रहा है तो एक दिन कुछ ज़्यादा खाता नज़र आए तो लोग ताने देने लगते हैं कि ये डाइटिंग हो रही है आपकी, ये फलां हो रहा है, जबकि ओवरऑल रिजल्ट देखना चाहिए। जब हमें आज कोई कामयाबी नहीं मिलती तो हमें पिछले चंद दिनों के ऊपर नज़र डालनी चाहिए जबकि कामयाबी मिली थी, और इस तरीके से हमें थोड़ा सा छोटे छोटे गोल भी सेट करने चाहिए कि अच्छा चले सब छोड़े, अभी मैं इस वक्त क्या बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। एक तो लोगों के, लेकिन दूसरों को मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी मुश्किल जिद्दोजहद करना तो बड़ा कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, बट इट्स नॉट अ फ्री एंड फेयर लाइफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की पता नहीं क्यों बात की जाती है। अच्छा वापस आते हैं, जो डीमोटिवेशन है जिंदगी में किसी भी वजह से और खासतौर पे दूसरों की वजह से, इसको कैसे रोकना मुमकिन होता है? कैसे हमने अपने इर्द गिर्द वो हिसार बांधना होता है कि जिसके अंदर कोई मौक्किल दूसरों का जो है वो दाखिल नहीं हो सकता, कोई इनकी तनकीद, कोई इनका ताना जो है वो हमें जख्मी नहीं करता, परेशान नहीं करता, हम दुखी नहीं होते, हम उदास मायूस नहीं हो जाते। देखिए, इसके लिए एक तो किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं या कोई, जैसे हम कहते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 10 स्ट्रेटजीज फॉर ए ब्यूटीफुल लाइफ, या इस तरह की कोई चीज़ जो गिन के हमें चीज़ें हो तो हम रोज़ाना उसको चेक कर सकते हैं कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जिन पे मैं अमल कर रहा हूँ। इसको हम जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग, मिसाल के तौर पर पिछले 24 घंटे में क्या खाया पिया, अगर हम सिर्फ वो लिख लें और कुछ भी ना करें, पिछले 24 घंटे में हमने लोगों के साथ जो हुस्न सलूक किया या उसके बरक्स किया, उसको सिर्फ लिख लें, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। पिछले 24 घंटे में अपने फ़राइज़ मनसबी को कैसे अदा किया या नहीं किया, सिर्फ ये सुबह सवेरे पहला कप चाय का पीने से पहले, यानी किसी चीज़ को अगर आपने लाजमी करना है तो आप उसे किसी लाजमी चीज़ के साथ जोड़ दें। ठीक है। मिसाल के तौर पर नाश्ता अगर आप लाजमी करते हैं तो नाश्ते से पहले किसी काम को आप जोड़ दें, तो और भी ज़िंदगी में कई काम करने में आपको मदद मिलेगी। एक और चीज़ यह है कि अगर आपसे कुछ इरादों पर अमल नहीं होता तो आप उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड छोटा कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचती हैं कि रोज़ाना रात का खाना मुझे 8 बजे खाना चाहिए और आपके पास अमल करने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, आप इस पे अमल नहीं कर पाती, कोई बीच में काम आ जाते हैं, कुछ और मसला हो जाता है और आप 8 बजे खाना नहीं खा पाती रोज़ाना, और फिर आप अपने आप को कोसती हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ, तो आप उसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड को छोटा करें। इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं कि जैसे आपने सुबह कहा था कि मैं रात को 8 बजे खाना खाऊंगी और फिर आप नहीं खा सकी, लेकिन अगर आप 7:45 बजे आप कहें कि मैं 8 बजे खाना खाऊंगी तो आप ऐसा कर सकेंगी, क्योंकि जब इंक्यूबेशन पीरियड छोटा हो जाता है, यानी इरादे और उसकी एग्जीक्यूशन के दरमियान जो टाइम कम हो जाता है, तो उसमें आपका मूड और मिजाज और मजबूरियां बीच में नहीं आती। बिल्कुल, तो लंबी नहीं लगा लेनी चाहिए। अच्छा, छोटे-छोटे फिर ये इंक्यूबेशन पीरियड पहले आप बिल्कुल छोटा कर लेते हैं किसी चीज में, तो फिर आप इसे एक्सपेंड करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस के साथ। कि पहले आपने 7:45 बजे कहा था कि 8 बजे मैं खाना खाऊंगी, या आपने 8 बजे कहा था कि 8:15 बजे मैं कंप्यूटर से उठ जाऊंगी, तो फिर आप इसको, फिर शुरू में एक वक्त ऐसा आएगा कि आप रोज़ाना अपनी रिदम में आ जाएंगी और वो काम करना शुरू कर देंगी। तो जब जैसे बॉडी बिल्डर एकदम बड़ा वज़न नहीं उठाते, पहले छोटा छोटा वज़न उठाते हैं, तो अगर आप अपने इरादे को पुख्ता करना चाहते हैं या कुव्वत इरादी को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने आप को ऐसे टास्क ना दें जिसमें आप नाकाम हो, आप अपने आप को ऐसे टास्क दें जिसमें आप डेफिनेट कामयाब हो, क्योंकि हमारा जहन ये नहीं समझता कि आपने हिमालय की चोटी को सर किया है या एक छोटे से इरादे पे अमल किया है। वो अपना रजिस्टर करता है चीज़ों को होने या ना होने से, हुआ कि नहीं हुआ। सो अपने आप को कभी फेलियर के लिए सेट ना करें, ठीक है, हमेशा सोच समझ के अपने गोल सेट करें
जिसमें कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमे, यकीनी बनाएं। बेशक छोटी सी कामयाबी हो, बड़ी बड़ी बातें मत करें। अब ये न्यू ईयर आने वाला है, लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशंस बनाएंगे न्यू ईयर के, नहीं बड़े बड़े ना बनाएं और न्यू ईयर का इंतज़ार ना करें। आज से, अभी से छोटे छोटे काम बिल्कुल अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपका दिमाग कामयाबी को रजिस्टर करना शुरू करेगा और आपकी कामयाबियों को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ इसके साथ जो जवाब ने हमसे पूछा था, बच्ची जो सुनती नहीं है, बोलती नहीं है और जिद करती है, तो उसको उनको हैंडलिंग में क्या टिप्स आप मजीद बताएंगे? देखिए, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके वालिदैन के बड़े खुसूसी मसाइल होते हैं। उन्हें एक तरह से रोग ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको अपनी मुश्किलात का उतना पता नहीं होता। बाज़ औक़ात उनको तकलीफ़ भी नहीं होती, जैसे ऑटिज़म में बच्चे हैं या मेंटली रिटार्डेड कोई बच्चा है, तो उन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन वालिदैन को होती है। वालिदैन को असल जो उसमें बीमार होते हैं वो वालिदैन होते हैं। असल जो रोग लगा होता है, मोहब्बत का रोग, वो वालिदैन को लगा होता है और उनको उससे सबसे पहले वो जो ग्रीफ रिकवरी हम कहते हैं, सदमे से निकलना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए उनको थोड़ा बहुत दूसरे लोगों के साथ जिनके यही मसाइल हैं मिलना जुलना चाहिए। देखिए, जिन लोगों के स्पेशल बच्चे होते हैं उनके ज़हन में पहला ख्याल ये होता है कि स्पेशल बच्चा सिर्फ उनके यहाँ है, क्योंकि वो ज़्यादातर दुनिया के हवाले से नहीं देखते, क्योंकि लोग बच्चों को छुपाते भी हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं। लेकिन तो इसका ऐसे बच्चे वालिदैन की से जिद की मिलना डीलिंग चाहिए। में एक तो ये कि अपने ऊपर काम करें, ये आप कह रहे हैं? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे ऐसे वालिदैन से मेल मिलाप रखना चाहिए जो इस मामले में उनके सीनियर हों, जिन्होंने अपने मसाइल पे काबू पाया हो, और अपने स्पेशल बच्चे को जो बेहतरीन इस वक्त दुनिया में सहूलतें हैं नशोनुमा पाने की, अगर आप वो मुहैया कर देते हैं और उसके बाद आप अपने दिल का इत्मीनान कर लेते हैं और इमोशनली थोड़ा डिटैच होते हैं, इमोशनली डिटैच होते हैं, एक्चुअली डिटैच नहीं होते। आप उनके लिए जो अमली तौर पर कर सकते हैं वो आप करते रहते हैं, लेकिन वो जो एक हर वक्त उसके बारे में गम करना है, इस हवाले से अल्लाह की रज़ा जो है वो उसको समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है और अल्लाह के सामने अपने माथे को झुकाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी किसी ना किसी बच्चे की जिद इन बातों से खत्म हो जाएगी। बच्ची जो जिद करती है ज्यादा, वो ये सब कुछ करने से खत्म हो जाएगा। ऐसे बच्चों के बारे में भी हम जिदे मान के उनको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। सो जिदे मान के कॉम्पनसेट करने की बजाय उनकी जो लिमिटेशंस है उनको हम कबूल करते हुए उनको रिस्पेक्ट से अगर डील करें और उनको छुपाएं ना, ऐसे तो बच्चों नहीं को करेंगे, वो जिद नहीं करेंगे। और उनको अगर हम एक कुदरती नशोनुमा में जाने दें, उनको हम अपने लिए कोई धब्बा ना समझें, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने उनको बनाया है। अल्लाह ने बनाते हुए उनको अगर कुछ भी महसूस नहीं किया तो हम इंसानों को उस बारे में कुछ मनफी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब खालिक अपनी तख्लीक से मुतमईन है तो हमें उस बारे में खालिक से बढ़ के कुछ ज़्यादा एहसास करने की ज़रूरत। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे अब जब हम प्रोग्राम करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप हमें ज़रूर बताएं कि हाउ टू प्लान अ ईयर अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो एक साल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा साल हो जिसको हम समझें कि हमारी तो ज़िंदगी बदल गई, हमने वो सब कुछ कर लिया, समहाउ कुछ ऐसा हो ना, वन फाइन मॉर्निंग, कोई एक साल ज़िंदगी का। सो वो क्या चीज़ें होंगी ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में चाहेंगे कि आपके साथ अगले जो डिस्कस किया 2-3 प्रोग्राम हैं जो न्यू ईयर से पहले होंगे, तो हम पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि अगर कोई 2013 को अपनी ज़िंदगी का अहम और कामयाब साल बनाना चाहता है तो इन 3 हफ्तों में वो क्या सीखे, कैसे क्या क्या करें। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। किचन में कहकशां होंगी, हमारे साथ रहिएगा।